खूब हुआ। ये प्रवक्ताओं की जो भाषा है क्या है, ये प्रवक्ता चिढ़ा देते हैं। आप सोचिए कि बिहार में एक यूट्यूब चैनल पर जाके किसी पत्रकार ने ये कह दिया कि जब लालू यादव की सरकार थी तो प्रतिदिन 100 अपहरण होते थे। उस पर आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर उसको जो है वो धमकी जैसी बातें कही गई। अरे मैं कहता हूं कि 100 नहीं तो 10 तो थी ही, व्यापार तो था ही, उद्योग था ही अपहरण बिहार में। इस बात को आज स्वीकार कर लेने में तकलीफ क्या है भाई? अगर मान लीजिए कि मैं सवर्ण समाज से आता हूं और मुझे कोई कहे कि तुम्हारी पिछली पीढ़ियों ने अत्याचार किया है, तो इसको मान लेने में हमें क्या दिक्कत? इतिहास में है ना लिखा हुआ, तो इसको मैं आज स्वीकार कर लूंगा, तो कौन सी मुझे दिक्कत आ जा रही? यह तो सामान्य समाज की धारा है। बीजेपी कहना शुरू करती है जंगल राज जंगल राज, और आपका नेता व्यवहार में दिखाने लगता है, गाने आने लगते हैं यादवों की जीत के ऊपर, सुधार देंगे, बदल देंगे, हम देख लेंगे, जब आएंगे तो देखेंगे। इस तरह के जो गाने आने लगते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इससे हड़कता नहीं ऊपर का 10% सवर्ण, हड़कता नीचे का 30% ईबीसी है और दलित है कि अइया तो फिर वह करी है नहीं होती। एक चीज़ और जो निजी तौर पे भी पता चली है, आरजेडी के जो कैंडिडेट्स हैं, ख़ासकर जो यादव कैंडिडेट्स हैं, उनका जो व्यवहार है वो बहुत इम्पीरियलिस्ट व्यवहार है। वो ऑलरेडी ख़ुद को जीता जैसा मान रहे हैं। कई जगह पर ऐसे मामले हैं जहां मुसलमान कैंडिडेट है या कोई कार्यकर्ता है, उसके साथ बहुत गड़बड़ हुई, मतलब अपराध हुआ है, उसके साथ हिंसा हुई है, उसको सरेआम उसकी बेइज्जती हुई है, उसकी तजलील हुई है। तो अंदर से, ऊपर से एमवाई कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, क्या अंदर से एमवाई में बहुत ज़्यादा फाड़ है और मुसलमान वहाँ पर ये महसूस कर रहा है कि हम तो सिर्फ दरी बिछाने और जूता उठाने के लिए बचे हैं, और जब भी सत्ता में आएंगे तो मलाई इन्हीं के पास आएगी। हाँ, एमवाई समीकरण भी ज़रूरी है समझना कि एक समय में जैसे बसपा ने भी दलित वोटरों को अपना जर खरीद मान लिया था, अभी भी ये पार्टियां ये सोचती हैं कि वही वोट देंगे। लेकिन इस बार भी पर्याप्त संख्या में इन जातियों ने, खासकर यादव समाज ने वोट किया है बीजेपी को। और वजह ये है कि, और गफलत क्या है, मैं पिछले चुनाव में भी एक बार सवाल उठाया था कि मध्य प्रदेश का यादव सांप्रदायिक है क्योंकि वहाँ उसके पास कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा का यादव सांप्रदायिक है क्योंकि उसके पास वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन वही यादव बॉर्डर पार करते ही 2 किलोमीटर पर, फरीदाबाद से नोएडा आप पार करिए, 1 किलोमीटर का फासला है, और वहाँ पार करते ही वो सेकुलर हो जाता है। ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? इस सवाल को अगर कांग्रेस नहीं तरजीह देगी और इस सवाल को आरजेडी और अखिलेश यादव नहीं तरजीह देंगे, तो वह जीवन भर कोशिश करते रह जाएंगे, लेकिन सत्ता में अब आ पाना मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी ने वह विकल्प खड़ा कर दिया है दूसरी जातियों के पास कि हम तुम्हारे दरवाजे न जाएं। जब आप कह रही थी प्रवक्ताओं की बात, तो मैं यह बताना चाहता हूं अब कि जब ये यादव समाज के लोग टारगेट करते हैं सवर्ण समाज के लोगों को, पिन पॉइंट करते हैं, तो उससे सवर्णों का कुछ बिगड़ता नहीं है। आर्थिक संरचना में उनका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ समझते नहीं है। लेकिन उस भाषा को, उस तौर तरीके को देखकर जो यादवों से नीचे की पिछड़ी जातियां हैं वो हड़क जाती हैं कि भैया ये बदलने ना ही वो है हमारा। मतलब आप सवर्णों का कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो आपकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में आपकी बराबरी में है, आपसे ऊपर है। आप मतलब न सवर्णों में, मतलब उससे क्या होता है कि सवर्णों को आप किनारे कर देते हैं पिन पॉइंट करके, वो चिढ़ जाते हैं। तो एक तो वो 10% को आप होल सोल दे आते हैं बीजेपी के ऐसे, बाकी जो नीचे की जातियां बसती हैं जिसमें कुशवाहा, कुर्मी, पटेल, लोध, ये तमाम जातियां हैं, उनको आप हड़का आते हैं। जब आप टक्कर लेते हैं सवर्णों से और उनको चिढ़ाते हैं तो उनको लगता है बाप रे बाप, ये तो इतने ताकतवर हैं, ये वही तरीका है इनका। यह नुकसान लगातार आप झेल रहे हैं और उस नुकसान की भरपाई यही है कि आप पार्टी में परिवर्तन कीजिए। जैसे अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में जो भी परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन का एक हिस्सा ये था कि संविधान खत्म हो जाएगा, यह
उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लोगों में बात बैठ गई थी बीजेपी आएगी, और चूंकि उनके यूपी के 4 नेताओं ने बीजेपी के कह दिया था, जिसमें 3 सांसद भी थे, तब लोगों को और भरोसा हो गया था। तो तभी वो गया था। इस बार वह जाएगा इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे। इसके लिए अभी से तैयारी करना होगा। हमारा कहना है कि पीडीए समाज को जोड़ने की चीज होती है, पीडीए किसी को चिढ़ाने की चीज नहीं होती। पीडीए का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जोड़ेंगे तो दूसरों को चिढ़ाएंगे। आप यह चिढ़ाने की राजनीति बंद करिए। ये हुआ बिहार में, खूब हुआ। ये प्रवक्ताओं की जो भाषा है क्या है, ये प्रवक्ता चिढ़ा देते हैं। आप सोचिए कि बिहार में एक यूट्यूब चैनल पर जाके किसी पत्रकार ने ये कह दिया कि जब लालू यादव की सरकार थी तो प्रतिदिन 100 अपहरण होते थे। उस पर आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर उसको जो है वो धमकी जैसी बातें कही गई हैं। अरे मैं कहता हूं कि 100 नहीं तो 10 तो थी ही। व्यापार तो था ही, उद्योग था ही अपहरण बिहार में। इस बात को आज स्वीकार कर लेने में तकलीफ क्या है भाई? अगर मान लीजिए कि मैं सवर्ण समाज से आता हूं और मुझे कोई कहे कि तुम्हारी पिछली पीढ़ियों ने अत्याचार किया है, तो इसको मान लेने में हमें क्या दिक्कत है भाई? इतिहास में है ना लिखा हुआ, तौर तरीकों में तो है दर्ज कि हाँ सवर्णों ने अत्याचार किया और जाति के नाम पर समस्याएं पैदा हुई, तो इसको मैं आज स्वीकार कर लूंगा तो कौन सी मुझे दिक्कत आ जा रही है? यह तो सामान्य समाज की धारा है। वैसे ही बिहार में ठीक स्थितियां नहीं थी। अब कहेंगे नहीं साहब सड़क थी 1995 से पहले, कौन मान लेगा? कह देंगे कोई हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम था, कोई पुलिस थाना था, जो था वो चलता नहीं था। अब है ये सब। देखिए मुकाबले में तो है, इसमें कोई अस्वीकार्यता नहीं। सड़क तो वाकई बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। अब ये कहना, मैं ये भी पत्रकार नहीं हूं, ना विश्लेषक हूं, ये कह दूं कि नहीं साहब बहुत हो गया। मेरा कहना है कि 1995 के बाद ही 1990 ही में ही उदारीकरण आया। हो सकता है कि लालू यादव भी 2000 में रहते तो भी यही तो भी हो सकता है यही होता, क्योंकि 1990 में जब उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो सरकार के पास पैसे आए, निजी उद्योगपति सामने आए, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जोर बढ़ाया और क्योंकि उसको लगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तभी हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। अच्छा ये बताइए, जो जंगल राज कहा जाता है, हाँ। हम जो खबरें देखते हैं इस समय तो बहुत ज़्यादा जंगल राज, महाजंगल राज सच में है। तो उस जंगल राज को याद कर करके आज के जंगल राज को भुला देना ये कैसे हो गया? ये जनता को क्यों नहीं स्ट्राइक किया कि अभी भी तो वो समाज में पीड़ित है, या ये सच में ऐसा है कि महिलाएं वहाँ सुरक्षित हैं? तो फिर वो खबरें कौन सी हैं जो छोटी छोटी महिला लड़कियों के साथ इतना? राजनीति में हमेशा ना मुकाबले की बात होती है, रिलेटिव होता है। कोई ऐसा नहीं पवित्र स्थल बन गया है नीतीश कुमार के आने के बाद और कोई बहुत बढ़िया हो गया है। जैसे मायावती जब आई उत्तर प्रदेश में ना, तो मायावती जब सत्ता में आई तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दलितों का बिल्कुल कल्याण कर दिया था, लेकिन दलितों ने उनको वोट दिया, दलितों ने अपना नेता माना, क्योंकि वह पहली ऐसी नेता थी उत्तर प्रदेश की जिन्होंने दलितों को सम्मान दिया, जिन्होंने दलितों को चौराहों पर बराबरी में खड़ा होने का साहस दिया। तो इसलिए दलित उनको आज भी तमाम बुराइयों के बावजूद, तमाम राजनीतिक रूप से झुकने के बावजूद उन्हें पसंद करते हैं। और अगर एक बार वह सिर्फ दोबारा पलट जाएं और एक बार जोरदार भाषण दे दें कि हाँ साहब हम मुकाबले में आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ फिर एक बार उनके साथ दलित समाज आ जाएगा। ठीक यही बात बिहार में है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो नहीं था उसके मुकाबले था ही राजनीति है। तो 1995 के बाद जो विकास प्रक्रिया चली, जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का भी था, जिसमें कि फंडिंग हुई, जिसमें कि WTO से लेकर दुनिया विश्व बैंक से पैसे आए, उन सबके योगदान के जरिए विकास हुआ। वह पूरे देश में सड़कें बनी, बिहार में पहली बार बनी ढंग से। तो संभव है कि लालू प्रसाद यादव भी उसके बाद आते तो हो सकता वो आता, लेकिन लालू प्रसाद यादव के रिजीम में गुंडागर्दी खुलेआम थी, इसको अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी, पढ़ाई लिखाई ख़राब था, जातिवादी हिंसा
ज़्यादा थी, गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी, इससे किसी को इनकार नहीं है। बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बिजली की हालत ये थी कि एक फिलामेंट जल जाए आपके दरवाजे, वो भी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, तो आप मानिए कि आपके यहाँ बिजली आती है। इतनी बुरी हालत थी और बिजली न होने की वजह से ही अपराध चरम पर था। यह सामान्य कहानी थी कि आप अगर स्टेशन पर जाड़े के दिन में 6 बजे उतर गए हैं 7 बजे शाम को, तो आपने घर नहीं जा सकते शहर में, देहात तो छोड़ दीजिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि मैंने जो जातीय उदाहरण दिया कि अगर एक समय में सवर्ण जातियों ने हिंसा की दलित समाज पर या पिछड़े समाज पर, गरीबों पर, दबंगों ने, और अगर उन खानदान से लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि हैं, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह इसमें कोई अस्वीकारोक्ति नहीं है, बहुत कोई बुराई नहीं है। इसका लाभ जरूर मिल जाता है जब आप पेशगी अलग करते हैं। जैसे जंगल राज का लाभ क्या मिला, आप रिकॉल कैसे कराते हैं। बीजेपी कहना शुरू करती है जंगल राज, और आपका नेता व्यवहार में दिखाने लगता है, जो अभी आप कह रही थी नरकटियागंज के बारे में या कहीं और के बारे में। जी हाँ। गाने आने लगते हैं यादव समाज के ऊपर, गाने आने लगते हैं यादवों की जीत के ऊपर, सुधार देंगे, बदल देंगे, हम देख लेंगे, जब आएंगे तो देखेंगे, इस तरह के जो गाने आने लगते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इससे हड़कता नहीं ऊपर का 10% सवर्ण, हड़कता नीचे का 30% ईबीसी है और दलित है कि आई हैं तो फिर वह करी हैं। दूसरी बात, जातीय संरचनाओं के हिसाब से देखिए, जातीय संरचनाओं के हिसाब से गांव के जो बनावट है उसमें सवर्ण समाज के लोग जो है वह दलितों पिछड़ों के बीच कम रहते हैं, यादव समाज के लोग रहते हैं, और यादव समाज के लोग या दूसरे इस तरह के ताकतवर समाजों के लोग, उनके लिए वही सवर्ण हो जाते हैं बाद में। इसीलिए बहुजन का जो पूरा कंसेप्ट है कभी भारत में लागू नहीं हो पाया। इस बात को भी इन नेताओं को समझना चाहिए, इन तीनों नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि बहुजन एक, मायावती का बहुजन समाज पार्टी है वो छोड़ दें, लेकिन जो बहुजन है जिसमें कि ऊपर सवर्ण को हटा दो, हम सब एक हैं, इस फरेब के चक्कर में जब तक आप पड़े रहेंगे तब तक लोग नहीं सुनेंगे आपकी। क्योंकि वह जानता है दलित कि अगर हमें बाभन अपने साथ नहीं बिठाता भोजन पर, तो तुम भी नहीं बैठाते हो हमें भोजन पर। ब्राह्मणिज्म तो सब जगह है, सब जगह है ना। तो इसलिए इस फजूल में बुद्धिजीवी पड़ जाए, प्रोफेसर पड़ जाए, रिसर्चर पड़ जाए, लेखक पड़ जाए, तो उसकी जीवन का तो तारणहार हो जाता है। लेकिन अगर नेता इस फजूल की बहस में पड़ जाएगा तो उसकी कहानी ऐसी ही होगी जो दिखाई दे रही है। तो जो चीज़ें, जो समीकरण आपको कागज़ पर बड़े मैथमेटिक्स में सही लगते हैं, वो वहाँ उतरते नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर व्यवहार कुछ और है। अब आपको बताएं, जैसे ही यादव समाज का नाम आता है, ऐसा हम सोचते हैं कि वही एक सेकुलर है हिंदुओं में। अरे काहे भाई सेकुलर? मैंने पूछा तो हरियाणा में क्यों सांप्रदायिक है? जरा नूह इलाके में जो गो भक्तों के नाम पर फसाद होते हैं, जरा उनमें जाति देखिए तो। मानू मनेसर, क्या नाम है उसकी जाति? मानू यादव है वो। एक शब्द नहीं बोल पाए हमारे पीडीए के नेता उस पर। हाँ, क्या है भाई? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुजन का मजा नहीं चल पाएगा। आपको वह चीज़ करनी पड़ेगी, तब वह चीज़ें दिखाई देने लगेंगी सड़क पर भी, और वह एकता दिखाई देने लगेगी। मतलब तमाम कोशिशों के बावजूद आज सोचिए, आज भी मायावती, ये दिगर बात है कि बीजेपी से डर गई, ये सब कहना वाना, भाई इसका कोई जानकारी ऑफिशियल उस तरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अखिलेश के साथ नहीं जाने को तैयार होती है। वो तो तो इसलिए अगर यह आमूल चूल परिवर्तन, जैसे बिहार में जब हम कहते हैं ना कि बिहार में मतलब MY समीकरण है, वह सिर्फ यादव समाज के नेता को जिताने का समीकरण है। बिल्कुल। और वो भी मुसलमान नहीं तय किया, वो यादव तय किया है। हाँ। अब मैं पलटता हूँ इसको, आप वहाँ स्थानीय जो नेता हैं, जो धार्मिक नेता हैं, जो दुर्गा पूजा कमेटियाँ हैं, जरा उनके मुखिया कौन लोग हैं उन समाजों में, जरा देखकर आप कोई भी बता दे। आप बता दीजिए। सब उन्हीं समाजों के लोग हैं ज़्यादातर, जहाँ हैं उनकी संख्या बल। जितनी धार्मिक कमेटियाँ हैं
मुसलमान क्या करें इस पूरे मामले में? एमवाई का जो समीकरण है, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह ये देखिए, मुसलमानों के काम तो नहीं आता है, क्योंकि एक तो ये कि यादव समाज की गुंडागर्दी का ठीकरा मुसलमान के सर पे फूटता है, क्योंकि मुसलमान अगर वोट ना दे तो अकेले यादव के बल पे कभी ये सत्ता में नहीं आ सकती ये पार्टियां। तो मुसलमान वोट ही विनिंग वोट है, समाजवादी पार्टी का भी और आरजेडी का भी, है ना? देखिए, मुसलमानों को अब धीरे धीरे, जैसी कंडीशनिंग एक समय में बीजेपी कांग्रेस के साथ हुई थी, विवेक महत्वपूर्ण है, पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, अपना अधिकार महत्वपूर्ण है, चस्पा होना ही सबसे खतरनाक है। इनको जो चस्पा कर दिया गया है सेकुलर पार्टियों के नाम पर, मैं कह रहा हूँ अगर ये सेकुलर पार्टियाँ इतनी साहसी थीं तो एमआईएम कह रही थी कि हमसे एकता कर लो, 5 सीट जीत के लेकर आ गई है, वह बराबर की पार्टी हो गई है कांग्रेस की। मतलब जिस एमआईएम को आपने हाथ नहीं रखने दिया, माफ़ करिएगा, वह आपके बराबर की पार्टी हो गई है बिहार में। ये सेकुलरिज्म नहीं है ना? तो अगर सेकुलर पार्टियों पर चस्पा होने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को, जो अब कम से कम समझ में आता है, आप अपने विवेक से, बुद्धि से, अपना धंधा, अपना समाज चलाते हुए आप जिसको ठीक मानते हो उसको वोट दीजिए।